नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है ना, वो बहुत ही खास है। हम एक ऐसे पद के बारे में बात करेंगे जहां बैठने वाले व्यक्ति को उस काम के पैसे ही नहीं मिलते जिसके नाम पर उनका पद है। बिल्कुल। एक ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा का बॉस तो है, लेकिन उस सदन का सदस्य नहीं होता। मतलब आज की हमारी ये चर्चा इसी रहस्यमयी लेकिन बेहद ताकतवर संवैधानिक कुर्सी के इर्द गिर्द घूमेगी। जी, एकदम सही कहा आपने। और बच्चों, आज के सफर में हम केवल अनुच्छेदों के नंबर नहीं रटेंगे। हम ये समझेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने आखिर इस पद को क्यों बनाया। बिल्कुल। हम भारत के उपराष्ट्रपति पद के पीछे छिपे जो तर्क हैं, उनकी शक्तियां हैं और कुछ बहुत ही रोचक ऐतिहासिक घटनाओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे। मतलब ये समझना बहुत आवश्यक है कि लोकतंत्र के इस विशाल पहिए में ये पद किस तरह एक संतुलनकारी धुरी का काम करता है। सही बात है। तो इस पद की गहराई में जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी शासन व्यवस्था में उपराष्ट्रपति आखिर खड़े कहाँ होते हैं। बच्चों, अगर हम भारत के वरीयता क्रम को देखें, यानी जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, तो राष्ट्रपति के बाद ये हमारे देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। जी, यानी प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें तो प्रधानमंत्री से भी ऊपर। बिल्कुल, प्रधानमंत्री से भी ऊपर। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि जब देश में पहले से एक राष्ट्रपति हैं, तो इस नंबर 2 के पद का विचार आखिर आया कहाँ से? अच्छा प्रश्न है। देखिए, इस विचार के तार सीधे अमेरिका के संविधान से जुड़े हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने ना उपराष्ट्रपति पद की जो प्रेरणा है वो यूएसए से ली थी। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है जिसे समझना आप सबके लिए जरूरी है। अमेरिका में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो वहां का उपराष्ट्रपति बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। ओ, मतलब पूरे बचे हुए समय के लिए? जी हाँ। लेकिन भारत के संविधान के भाग 5 में जब इस पद को गढ़ा गया ना, तो इसे एक अलग रूप दिया गया। हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति केवल कुछ महीनों के लिए कार्यवाहक जिम्मेदारी संभालते हैं। बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए नहीं? एकदम सही, बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है बच्चों। मतलब हमने बाहरी दुनिया से विचार तो लिया, लेकिन उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल लिया। अब एक और अहम बात मैं पूछना चाहूंगी। जी, बताइए। जब पद इतना बड़ा है, देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है, तो जाहिर है कि इसके चुनाव भी बहुत बड़े स्तर पर होते होंगे। और जहां चुनाव है वहां विवाद होने की संभावना भी रहती ही है। तो ऐसे में इन विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? इस तरह के जो उच्च स्तरीय विवाद होते हैं ना, उन्हें निचली अदालतों में उलझने से बचाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 71 में एक बहुत ही स्पष्ट व्यवस्था की गई है। अच्छा, अनुच्छेद 71 में? उच्च न्यायालय के पास है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही इस मामले में अंतिम माना जाता है। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि देश के दूसरे सबसे बड़े पद की जो गरिमा है वो बनी रहे और कानूनी प्रक्रिया भी तेजी से पूरी हो। चलिए बच्चों, अब संविधान के उस हिस्से में चलते हैं जहां इस पद की पूरी रूपरेखा खींची गई है। जी। अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक का जो हिस्सा है ना, वो पूरी तरह से उपराष्ट्रपति को समर्पित है। ये कोई साधारण सूची नहीं है, बल्कि एक ऐसा नक्शा है जो बताता है कि ये कुर्सी कैसे बनेगी, उस पर कौन बैठेगा और वो क्या काम करेगा। बिल्कुल, ध्यान दीजिए बच्चों। इस नक्शे की शुरुआत होती है अनुच्छेद 63 से, जो बस इतनी सी घोषणा करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मतलब ये एक अनिवार्य पद है? जी हाँ, ये अनिवार्य है। और इसके तुरंत बाद अनुच्छेद 64 उन्हें उनका दैनिक कार्य सौंपता है, यानी राज्यसभा के पदेन सभापति की भूमिका। एकदम सही। और फिर अनुच्छेद 65 में उनकी आपातकालीन भूमिका का जिक्र है, जब वे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। और जाहिर है कि जब पद बन गया और काम तय हो गए, तो ये भी तय करना होगा कि इस पद तक पहुंचा कैसे जाए। बिल्कुल। यहीं पर अनुच्छेद 66 आता है बच्चों, जो चुनाव प्रक्रिया और योग्यताओं की बात करता है। इसके बाद अनुच्छेद 67 में ये बताया गया है कि कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति कितने समय तक, यानी अपने कार्यकाल तक वहां रहेगा।
और अनुच्छेद 68 पद के खाली होने की स्थिति को संभालता है। और आखिर में अनुच्छेद 69 में पद की शपथ का वर्णन है। मतलब आप देख सकते हैं कि ये पूरा ढांचा एक तार्किक क्रम में बुना गया है। जी, एक बिल्कुल लॉजिकल फ्लो है। तो इसी तार्किक क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए योग्यता पर बात करते हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 66 के तहत किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनने के लिए कुछ बहुत ही सख्त कसौटियों पर खरा उतरना होता है। पहली शर्त है भारत का नागरिक होना, जो कि सबसे बुनियादी शर्त है। जी। और दूसरी शर्त है परिपक्वता, यानी न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों, देश के इतने बड़े पद के लिए अनुभव और ठहराव की आवश्यकता होती है। इसीलिए आयु सीमा थोड़ी अधिक रखी गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और तीसरी शर्त सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है। उम्मीदवार में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। बच्चों, अक्सर ये उलझन होती है कि क्या उन्हें राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। हाँ, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जी, तो इसका जवाब है नहीं। उन्हें केवल सदस्य बनने की योग्यता रखनी है। और इसके पीछे का तर्क भी बहुत स्पष्ट है। वो क्या है? क्योंकि उपराष्ट्रपति का मुख्य काम राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना है, इसलिए ये जरूरी माना गया कि वे उस सदन के स्तर और उसकी योग्यताओं से पूरी तरह मेल खाते हों। बिल्कुल सही। और इसके साथ ही एक चौथी और बहुत ही व्यावहारिक शर्त है लाभ के पद का निषेध, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इस नियम का मूल उद्देश्य यही है बच्चों कि उम्मीदवार किसी भी प्रकार के सरकारी दबाव या आर्थिक प्रलोभन से मुक्त रहे, ताकि पद की निष्पक्षता बनी रहे। बिल्कुल। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास ये सभी योग्यताएं हैं, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम है चुनाव। जी, चुनाव। और बच्चों, ये चुनाव आम चुनावों से बहुत अलग है। इसमें आम जनता यानी आप और हम वोट डाले नहीं जाते। अनुच्छेद 66 के तहत एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है। अब इसे समझना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव के मुकाबले ना उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल काफी अलग होता है। जी, मैं बच्चों को बता दूं कि इस अंतर के पीछे संविधान निर्माताओं की बहुत गहरी सोच थी। बिल्कुल। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्यों से मेरा तात्पर्य है निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सांसद, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। जी, जबकि आपको याद होगा राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते हैं। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी बैठते हैं। इसलिए उन्हें अपने पीठासीन अधिकारी को चुनने का अधिकार दिया गया है। बहुत ही सरलता से समझाया आपने। और यहाँ सबसे बड़ा बिंदु ये है बच्चों कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य यानी जो MLAs होते हैं ना, वे उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते। अक्सर ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? हाँ, जब राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के विधायक वोट करते हैं तो उपराष्ट्रपति के मामले में उन्हें क्यों बाहर रखा गया? बच्चों, इसका कारण उनकी भूमिकाओं में छिपा है। वो कैसे? देखिए, राष्ट्रपति पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का प्रमुख होता है, इसलिए उसमें राज्यों की भागीदारी आवश्यक है। लेकिन उपराष्ट्रपति का सामान्य काम केवल संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा को चलाना है। इसलिए केवल संसद के सदस्यों को ही उन्हें चुनने का अधिकार दिया गया है। बिल्कुल लॉजिकल है। इसके अलावा बच्चों, इस चुनाव प्रक्रिया को बहुत ही गंभीर बनाए रखने के लिए कुछ नियम जोड़े गए हैं। कोई भी राह चलता व्यक्ति इस पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। सही बात है। नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। मतलब प्रपोजर्स और सेकेंडर्स। जी, आसान भाषा में मैं कहूँ तो संसद के 20 सदस्यों को लिखित में ये प्रस्ताव देना होगा कि आप चुनाव लड़े और 20 अन्य सांसदों को उस प्रस्ताव का समर्थन करना होगा। यानी चुनाव का पर्चा भरने के लिए ही आपके पास 40 सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। बिल्कुल, 40 सांसदों का। और इसके साथ ही बच्चों 15,000 रुपए की जमानत राशि भी भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करनी होती है।
एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह। जी, ये एक फिल्टर की तरह काम करता है, ताकि सिर्फ वही लोग चुनाव में आए जिनका राजनीतिक आधार सच में मजबूत हो। बिल्कुल। अब जब चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाती है और मान लीजिए उम्मीदवार जीत जाता है, तब शुरू होती है उनके काम की असली चुनौती। असली चुनौती। जी, भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका को अगर समझना हो ना, तो इसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखिए जिसे एक ही समय में दो बिल्कुल अलग अलग जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहना होता है। बच्चों, इसे समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए एक इंसान और दो अलग अलग टोपियां। अरे वाह, बहुत अच्छा उदाहरण है। जी, मतलब 2 डिफरेंट हैट्स। उपराष्ट्रपति के पास पहनने के लिए 2 टोपियां हैं, लेकिन वे एक समय में सिर्फ एक ही टोपी पहन सकते हैं। उनकी पहली टोपी, या कह लें उनकी जो प्राथमिक भूमिका है, वो है राज्यसभा के पदेन सभापति की। अनुच्छेद 64 में ये स्पष्ट लिखा है। जी, पदेन का मतलब होता है कि आपको ये पद इसलिए मिला है क्योंकि आप किसी अन्य पद पर हैं। बिल्कुल, जैसे किसी स्कूल का प्रिंसिपल अपने आप ही स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष बन जाता है। बहुत सही कहा आपने। और इसी भूमिका से जुड़ा है वो रोचक तथ्य जिसका जिक्र आपने बिल्कुल शुरुआत में किया था। हाँ, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति तो हैं, लेकिन वे उस सदन के सदस्य नहीं होते। वे बाहर से आकर सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। बच्चों, ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि वे किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सदन चला सकें। बिल्कुल। और बच्चों, जो वेतन वाली बात मैंने कही थी ना, वो भी यहीं से जुड़ती है। जी, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति नाम के पद के लिए कोई अलग से वेतन तय नहीं है। उन्हें जो 4 लाख रुपए प्रति माह का वेतन मिलता है, वो उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए मिलता है। यानी काम सभापति का और वेतन भी उसी काम का। बिल्कुल। अब बात करते हैं उनकी दूसरी टोपी की, जो एक आपातकालीन टोपी है, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति की। जी, एक्टिंग प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 65 ये व्यवस्था देता है कि अगर देश के राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, चाहे वो दुखद मृत्यु के कारण हो, उनके त्यागपत्र देने के कारण हो, या महाभियोग जैसी प्रक्रिया से उन्हें हटाए जाने के कारण हो, तो देश का ये सबसे बड़ा पद कभी खाली नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं रह सकता। ऐसी आपात स्थिति में उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, ये व्यवस्था स्थायी नहीं है। जी, संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। इन 6 महीनों के भीतर चुनाव आयोग को नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना ही होता है। और बच्चों, इस दौरान एक बहुत ही व्यवहारिक स्थिति पैदा होती है जिसे कर्तव्यों का निलंबन कहा जाता है। सस्पेंशन ऑफ ड्यूटीज। जी, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में बैठकर देश के सर्वोच्च पद की जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं, तब वे राज्यसभा में जाकर सभापति की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। वो एक साथ दोहरी भूमिका नहीं निभा सकते। तो फिर उस दौरान राज्यसभा कौन चलाता है? उस समय राज्यसभा का संचालन उपसभापति करते हैं, यानी डेप्यूटी चेयरमैन। जी। और एक और दिलचस्प बात मैं जोड़ना चाहूंगी, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में होते हैं ना, तो उन्हें वेतन और सभी सुख सुविधाएं भी राष्ट्रपति वाली ही मिलती हैं। उन्हें सभापति वाला वेतन नहीं मिलता। ये पूरी तरह से एक तार्किक और स्पष्ट व्यवस्था है। बिल्कुल। भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझने के बाद अब हम उनके कार्यकाल पर चर्चा करते हैं, जो अनुच्छेद 67 और 68 में दर्ज है। जी। सामान्य परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और बच्चों, ये सुनिश्चित किया जाता है कि पद कभी खाली ना रहे। इसलिए कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही आमतौर पर 60 दिनों के भीतर नए चुनाव करा लिए जाते हैं। लेकिन 5 साल तो एक लंबा समय है, बीच में कुछ भी हो सकता है। पद समय से पहले भी तो खाली हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। इसके मुख्य रूप से 4 कारण हो सकते हैं बच्चों। पहला, वे स्वयं राष्ट्रपति को अपना हस्तलिखित त्याग पत्र सौंप दें। दूसरा, पद पर रहते हुए उनका निधन हो जाए। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट उनके निर्वाचन को ही अवैध घोषित कर दें। और चौथा, उन्हें एक विशेष प्रक्रिया के तहत पद से हटा दिया जाए, जिसे पद मुक्ति कहते हैं। जी।
और बच्चों, यहाँ संविधान की एक और बहुत ही अनोखी विशेषता सामने आती है। वो क्या? अगर राष्ट्रपति का पद बीच में खाली होता है तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह ले लेते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पद ही अचानक खाली हो जाए तो क्या होगा? क्या कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा? अरे नहीं, जवाब है नहीं। भारत के संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान ही नहीं है। जी, यह बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है बच्चों। अगर उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली होती है ना, तो उसे खाली ही छोड़ दिया जाता है और एकमात्र विकल्प होता है कि जल्द से जल्द नए चुनाव करवाए जाएं। अर्ली इलेक्शन। बिल्कुल। इसका कारण यह है कि उनके न रहने पर भी राज्यसभा का काम नहीं रुकता और उपसभापति उसे चलाते रहते हैं। इसलिए किसी को कार्यवाहक बनाने की जरूरत ही महसूस नहीं की गई। बहुत ही शानदार पॉइंट है ये। अब उस चौथी स्थिति पर आते हैं जहां उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की नौबत आ जाए। रिमूवल यानी इम्पीचमेंट जैसी बहुत ही जटिल और भारी भरकम प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में प्रक्रिया थोड़ी सरल है। हाँ, हालांकि ये भी कुछ चरणों से होकर गुजरती है। बिल्कुल। इस प्रक्रिया को 3 मुख्य चरणों में समझा जा सकता है। पहला चरण है पूर्व सूचना। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि किसी को भी अचानक नहीं हटाया जा सकता। सही बात है। इसलिए उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले उन्हें एक औपचारिक नोटिस देना अनिवार्य है। और दूसरा चरण है प्रस्ताव की शुरुआत। बच्चों, ये प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। और इसके पीछे का तर्क भी बहुत स्पष्ट है। जी। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हैं और उनका मुख्य काम वही होता है, इसलिए उन्हें हटाने की पहल करने का अधिकार भी उसी सदन के पास होना चाहिए। बिल्कुल सटीक तर्क है। और राज्यसभा में इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। बच्चों, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये सामान्य बहुमत नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्रभावी बहुमत का मतलब है कि सदन की कुल सदस्य संख्या में से जो सीटें खाली हैं ना, मतलब जो रिक्तियां हैं, जी, जो रिक्तियां हैं, उन्हें घटाने के बाद जो संख्या बचती है उसका 50% से अधिक हिस्सा इस प्रस्ताव के पक्ष में होना चाहिए। और जब ये प्रस्ताव राज्यसभा की इस कठिन परीक्षा को पार कर लेता है, तब आता है तीसरा चरण। जी। ये प्रस्ताव लोकसभा के पास जाता है। यहाँ नियमों को थोड़ा आसान रखा गया है। लोकसभा को केवल साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से अपनी सहमति देनी होती है। मतलब उस दिन सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनका आधे से अधिक। बिल्कुल। अगर लोकसभा यह सहमति दे देती है तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। कानूनी प्रावधानों और प्रक्रियाओं की इस लंबी चर्चा के बाद अनुच्छेद 69 और 70 का जिक्र करना भी जरूरी है। जी। अनुच्छेद 69 में शपथ का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति को उनके पद और गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। या अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति ये जिम्मेदारी निभाता है। बिल्कुल। और अनुच्छेद 70 संसद को एक विशेष आपातकालीन शक्ति देता है। वो कैसे? बच्चों, संविधान निर्माता जानते थे कि वे भविष्य की हर स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए अनुच्छेद 70 कहता है कि अगर कोई ऐसी अप्रत्याशित आकस्मिकता आ जाए जिसके बारे में संविधान मौन है, तो संसद के पास यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए नए नियम या कानून बना सकें। ये तो एक तरह का सेफ्टी वाल्व है। जी बिल्कुल, ये एक सेफ्टी वाल्व ही है। ये सच में एक बेहतरीन सेफ्टी वाल्व है। चलिए, अब हम नियमों और अनुच्छेदों की दुनिया से निकलकर इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं। अरे वाह! भारत के उपराष्ट्रपतियों का इतिहास ना बहुत ही गौरवशाली और विविधता से भरा रहा है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने इस पद को एक नई ऊंचाई दी। बिल्कुल। इतिहास की बात हो और डॉक्टर एस राधाकृष्णन का नाम न आए, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल सही।
वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने लगातार 2 कार्यकाल तक इस पद को संभाला। एक शिक्षक, एक दार्शनिक और देश के प्रथम नागरिक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्या बात है। उनके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आता है, जो भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति बने। फिर एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटी वीवी गिरी जी के समय, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का अचानक निधन हो गया। तब वीवी गिरी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने, जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभानी पड़ी। जी, और एक और नाम जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान करता है वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी का। हाँ, वो तो बहुत खास है। सोचिए बच्चों, वे देश के मुख्य न्यायाधीश थे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद वे उपराष्ट्रपति बने। हाँ। न्यायपालिका से सीधे विधायिका के इतने महत्वपूर्ण पद तक का उनका सफर भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है। बिल्कुल दर्शाता है। और इसी इतिहास में कुछ दुखद क्षण भी आए हैं। कृष्णकांत जी भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए ही निधन हो गया था। इन सभी महानुभावों ने ना अपने अपने तरीके से इस कुर्सी की गरिमा को बढ़ाया है। और बच्चों, ये कुर्सी कई बार देश के सबसे बड़े पद यानी राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने की सीढ़ी भी साबित हुई है। बिल्कुल। इतिहास में ऐसे 6 महानुभाव हुए हैं जिन्होंने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की और फिर बाद में राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। जी, और उन 6 महान चेहरों के नाम हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायणन। ये इस बात का प्रमाण है कि उपराष्ट्रपति का पद एक तरह से देश के सर्वोच्च नेतृत्व के लिए एक प्रशिक्षण मैदान या कह लें ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह भी काम करता है। बिल्कुल सही कहा। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या समझ सकते